मांगता पंचायत समिति, दोरिमना पंचायत समिति में आप मान के चलो कांग्रेस का प्रधान बनने वाला है। याद लिख लो, आप बात लिख ले, बिल्कुल लिख लो। प्रधान लोगों में इतना के नीचे जमी भी नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमी भी नहीं है जी। और कमाल तो ये है तुम्हें अभी भी यकीन भी नहीं है कि मेरे नीचे जमीन है कि नहीं। वो स्थितियां हो गई जनप्रतिनिधियों की। नहीं इतना के 4 शब्द याद आते हैं मेरे को कि खंडहर बचे हुए हैं जी, इमारत नहीं रही जी, कैसी मसाले लेकर चले फिरंगी में आज, जो रोशनी सलामत थी वो अब सलामत नहीं रही। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, पर अब रो रो कर कहने की मेरी आदत नहीं रही। मुझे मालूम नहीं था, अब मालूम चला कि अब इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं। कलेक्ट्रेट मीटिंग के अंदर एक जनप्रतिनिधि इसलिए चिल्लाते हैं कि मुझे नाडी का पेमेंट नहीं मिला। मैंने ये वीडियो देखा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे चलो उनको मिला कि ना मिला वो उनका मैटर था, मुझे उसकी जानकारी नहीं है वास्तविकता में। मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को आज तक, हेमाराम जी इसमें अपवाद है, हेमाराम जी कुछ लोग ये कहते थे कि ये विपक्ष में रहे नहीं। मैंने एक नेताजी, एक मंत्री जी का भी बयान सुना था, इनको विपक्ष की भूमिका सीखनी चाहिए। हेमाराम जी राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता रहे, जो विपक्ष की बखूबी से भूमिका अदा करता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जो शख्स राजस्थान के अंदर पूरे विपक्ष की भूमिका निभाता है और प्रतिपक्ष का नेता होता है, क्या उसे विपक्ष की भूमिका सीखनी चाहिए? जिसने अपने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सरकार से वो सवाल पूछे थे कि पुलिस आम व्यक्ति को गोली मारने के लिए या उसकी सेवा करने के लिए। मैं उस नेता की शरण में का एक कार्य करता हूं जिसकी ये सोच थी। मैंने कभी, मैं आपको बता रहा था, मैंने आज तक जनप्रतिनिधि को कलेक्टर और मंत्री जी के सामने ये कहते हुए नहीं सुना कि साहब उस किसान को डीपी नहीं मिली, उसका नंबर 16 नंबर पर था और 21 नंबर वाले की डीपी लगी हुई है, उस किसान के डीपी लगाओ नहीं तो रबी का फसल कैसे लेगा। मैंने नहीं सुनी। आपने कहीं भगवान राम जी किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से सुनी है? गुलिया साहब गए थे, आसूराम जी सरपंच नूकू वाले गए थे, मुझे जानकारी, वो कह रहे थे कि वो तो बीजेपी के थे, हेमाराम जी कांग्रेस के थे, तो उनके काम नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने बाद में कहा वो कांग्रेस के तरफ। अगर हेमाराम जी कांग्रेस के थे, काम नहीं हुए तो नाडी कैसे पड़ी? नहीं, उनका ऐसा विचार था, उन्होंने ऐसा एक बार स्टेटमेंट में कहा कि जो काम राजस्थान सरकार सब ग्राम पंचायतों के लिए देते हैं, सामान्य बजट तो सबके लिए समान आता है, कहने की बात है, वो समान आता है। हमारे आए पैसे खूब सरकार के, इन्होंने हमारे को क्या कि बाकी वालों को तो दिए, लेकिन हमारे यहाँ के गुल्ले सब हमारे काम नहीं रोक, हमारे पैसे नहीं रोके, हमारे रोक दिए क्योंकि हम बीजेपी के थे। नहीं, ऐसा कोई मैंने नहीं सुना साहब। बीजेपी के तो खूब सारे जनप्रतिनिधि थे। एक राम जी और सुनीता जी ने जो चाह लिया वही दोरिमना का प्रधान है और वही मांगता का प्रधान है, वही पाइला का प्रधान है। ये बात मान के चलो आप। गुड़ा बुरा मत मानना, ये जो मांगता पंचायत समिति बनवाई, क्यों इधर क्या विष्णुओं का जाटों का वोट पड़ता है ज्यादा, तो क्या भाजपा का बोल्ट बनता नहीं, तो आपके लूक वाले सरपंच साहब चाहते हैं कि उधर हो जाए, लूक मांगता बन जाए, तो हमारे उधर। दोस्तों मैं भगवान राम दोरिमना, आप सब लोग देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर गुड़ामालन विधानसभा के दोरिमना पंचायत समिति के कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मेरे साथ में श्री रमेश जी गोदारा साहब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भगवान राम जी आपका। अगली बात करते हैं जिस मुद्दे के लिए हम लोग यह चर्चा में करने आए हैं, बात करते हैं अभी गुड़ामालन विधानसभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों का नवसर्जन हो रहा है, कई ग्राम पंचायत बन रहे हैं, कई परिसीमन हो रहे हैं, आपत्तियां भी चल रही है, कई नई नई पंचायत समितियां बन रही है। आपका क्या विचार है इनको लेके? भगवान राम जी, जैसे कि आपकी जानकारी में है और ये राजस्थान सरकार का जो पंचायत पुनर्गठन चल रहा है, जहां तक हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत बड़ी खूबियां है इस लोकतंत्र में, और विदेशों में भी इसकी चर्चा और परिचर्चाएं होती है कि हिंदुस्तान के जैसा पवित्र लोकतंत्र कहीं नहीं जी। हम उस देश के निवासी हैं जी, और उसी देश का ये प्रदेश, राजस्थान प्रदेश जी का मैं भी निवासी हूँ, भारत का अंग हूँ। तो लोकतंत्र इस बात की खूबी इस बात की है कि वो हमेशा ये चाहता है जनता को सुलभ सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंचाई जाए जी, ताकि उनको उसके लिए समस्या नहीं उठानी पड़े। इसी का एक हिस्सा है ये पंचायत पुनर्गठन, जिसमें कई बार ग्राम मुख्यालय से दूरियां ज्यादा हो जाती है और जनसंख्या भी उस ग्राम पंचायत की ज्यादा हो जाती, तो शायद एक व्यक्ति
सरकार की जो मंशा होती है विकास करवाने की अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति की, तो वहां तक वो नहीं करवा पाता कि जनसंख्या ज्यादा होती है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी ज्यादा हो जाता है। तो सरकार की ये सोच है, एक लोकतंत्र की भी ये खूबी है कि अगर उसमें क्यों ना पुनर्गठन किया जाए, जी नए गांव बनाई जाए, जी नई पंचायत समिति बनाई जाए। जी उनको बनाने का उद्देश्य मात्र ये होता है कि हर व्यक्ति तक जी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की जी सारी योजनाएं सुनिश्चित तरीके से उस तक पहुंच सके, जी दूरियां कम हो। जी इस सोच के साथ पंचायत पुनर्गठन का निर्माण हो रहा है, होना चाहिए, हो तो नहीं रहा, होना चाहिए। वो कैसा रहा? अब इस दौर को तो आप देखते ही, अभी जो दौर चल रहा है, फिजिक्स में कहा जाता है किसी भी चीज को उठाना आसान नहीं होता है, सिरकाना आसान होता है। ये फिजिक्स की थ्योरी है। उसी प्रकार वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जवाबदारियों को सरकाने के काम कर रही है, उठाने का काम नहीं कर रही। और मुझे तो इस दौर को देखने के बाद, काफी लंबी उम्र तो नहीं है मेरी, नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और 5-7 साल से इस पार्टी के लिए कार्य भी कर रहा हूँ। मैंने ऐसा दौर कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। हेमाराम जी के टाइम में भी पंचायतों के पुनर्गठन हुए, तो हेमाराम जी का एक ही लक्ष्य था, जिस उद्देश्य के साथ लोकतंत्र के अंदर पुनर्गठन योजना बनाई गई, उस योजना को उसी अनुरूप लागू करना है। उसमें उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वो वोट हमारा है कि नहीं। उन्होंने उस हिसाब से पूर्व सरकार ने पंचायत पुनर्गठन किए, जिसमें बहुत कम आपत्तियां लगी और लोग खुश थे। लोगों ने कहा हेमाराम जी ने सही तरीके से पंचायतों का निर्माण किया वापस, चाहे वो उनके पक्ष की थी या विपक्ष की थी। आप पंचायत का पुनर्गठन इसलिए नहीं कर सकते कि वो मत मुझे नहीं मिलता। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उस जगह मुझे मतदान 0 आ रहा है, मेरे हारने की संभावना है या मैं हार जाऊंगा, क्यों ना इनको दूसरे गांव में इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि मैं यहाँ हार सकता हूँ। ये उद्देश्य लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। मैं उदाहरण के तौर पर बात करूंगा आपसे। आप मान के चलिए, मैं जो कह रहा हूँ, जो इन्होंने नक्शे भेजे हैं, हमारे मैं लुखू ग्राम पंचायत से आता हूँ। ठीक है। लुखू ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई नई ग्राम पंचायत बनती, जैसे कि मिश्री बेरी बनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की, मुझे नहीं लग रहा। ग्रामवासियों ने जहां तक मुझे मिले हैं तो उन्होंने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं बताई। उसका कारण था, उसका कारण ये था कि वहां दूरियां कम हुई है। मेन उद्देश्य पुनर्गठन का दूरियां कम करना ग्राम पंचायत से। ठीक है। ये मेन उद्देश्य होता है कि भाई इनके 7-8 किलोमीटर है, क्यों ना ग्राम पंचायत 3 किलोमीटर के अंदर ही सबको ज्यादा से ज्यादा योजना तक पहुंचे। छोटी होगी तो ज्यादा से ज्यादा हर योजना हर व्यक्ति तक पहुंचे। हर सरकार की मंशा रहती है। बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में ही अच्छा है तो बीजेपी में नहीं। मिश्री बेरी बनाई, भाजपा सरकार में बनी, कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार की नहीं, सब खुश है। सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जाट भी है, बिश्नोई भी है, मेघवाड़ भी है, सबको मना के बनी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक पंचायत हमारे लुखू का एक हिस्सा है नारनानी लुखू की ढाणी। ठीक है। तो ना तो आदर्श लुखू में कोई नई ग्राम पंचायत बनी, नई ग्राम पंचायत बनाते और किसी रेन्यू विलेज को डाल देते तो एक अलग हिस्सा था, हो सकता है वो जनसंख्या पूरी करने के लिए डाल रहे। ठीक है। उस नारनानी लुखू ढाणी का जो हेडक्वार्टर है वो 31/5। ठीक है। और एक नई रेन्यू विलेज और बना है। कौन सा? ये कुंभारों की ढाणी और शायद एक उसमें है राणा राजपूतों की ढाणी, उसका भी हेडक्वार्टर वही है। तो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नया बना, हमने इस बात का विरोध नहीं किया। अगर किसी से बनता है हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करने लायक जो भी कार्य होता है तो स्वागत के योग्य है, बिल्कुल। लेकिन दोनों ही रेन्यू विलेज का हेडक्वार्टर 31/5 के अंदर ही है। और नारनानी लुखू ढाणी को इसलिए अगर हम शिफ्ट करते हैं आदर्श लुखू में, हमारी एक मंशा, एक सोच और एक विचारधारा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उठाया गया कदम होता है, तो ये लोकतंत्र के लिए क्वेश्चन होगा भविष्य में कि आप बस उस गांव में उस दौर तक ही रह सकते हो जहां तक उस जनप्रतिनिधि को आप जिताने का काम करें। क्या लोकतंत्र ये कहता है हिंदुस्तान का? मुझे नहीं लगता।
हिंदुस्तान के लोकतंत्र के निर्माण करने वाले बाबा साहब की सोच ये नहीं थी कि मतदान जहां से मिलेगा वो ही मेरे गांव में रहेगा। अगर इस सोच की हत्या अगर कहीं हो रही है तो आप उदाहरण के तौर पर लुकू में देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा विचार, उनको एक रेन्यू विलेज को उठाकर आदर्श लुकू में डाल दिया। सोच यही थी कि ये इनमें से मुझे वोट नहीं मिलेंगे। तो आप ये नहीं मानते कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? अच्छा, अब जब से अब उनका लुकू का से 3-4 किलोमीटर है मुख्यालय, आदर्श लुकू उनके ठेठ भागरी होके जाना पड़ता 12 किलोमीटर है। तो ये पुनर्गठन का नियम ये था कि दूरी बढ़ाओगे या दूरी घटाओगे, और उस रेन्यू विलेज का जो मुख्यालय है वो लुकू के अंदर है, 31/5 लुकू के अंदर है, और उसी जगह दूसरे रेन्यू विलेज के एक ही मुख्यालय पर 2 रेन्यू विलेज बनाए गए। जबकि रेन्यू विलेज भी इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई दूरी कम है, पंचायत नहीं पहुंच सकते, तो उनका विकास उस राजस्व गांव के अंदर किया जाए। सरकार की मंशा, सरकार की सोच और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सोच बहुत ही शानदार है, लेकिन लागू अगर सही तरीके से नहीं होती है तो दर्द होता है। अच्छा, लुकों के ये आपने कौन सा नारनानी लुकों के नारनानी लुकों के राजस्व तेतर वालों का भी विरोध देखा मैंने, जो खूमे बेरी के अंदर है, उनको ठेठ रोहिल्ला में सोनारों बेरी में डाल दिया गया, और इनको लुकू से आदर्श लुकू में डाल दिया। लुकू में आदर्श लुकू डाल दिया। आदर्श लुकू कोई नई ग्राम पंचायत अभी नहीं बनी है, ये तो पहले थी, ये पहले से हेमाराम जी के टाइम में जब पुनर्गठन हुआ था। तो उनमें से किसी की जनसंख्या कम पड़ी है? सवाल ही पैदा नहीं, जनसंख्या तो वही है। तो यार उसमें से, उसी गांव में से चंद मतों को इसलिए लुकू में लाया जा रहा है कि क्या पता वो वोट मुझको मिल जाए और मैं जीत जाऊं। इस सोच के साथ अगर हम राजनीति की शुरुआत करते हैं, हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम जीतेंगे कैसे, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति का काम कैसे करेंगे, हर व्यक्ति के लिए हमेशा हाजिर कैसे रहेंगे, हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाएंगे। हमारी जनप्रतिनिधियों की सोच ये होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की ये सोच कतई नहीं होनी चाहिए कि मैं किन मतों से जीत सकता हूं और किन मतों से हार सकता हूं। लोकतंत्र, हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस तरह की सोच की इजाजत नहीं देता। लेकिन बड़े दुखद की बात है और बड़ी गंभीर विषय, बात हार और जीत की नहीं है कि आप जीत जाओगे कि आप हार जाओगे, बात लोकतंत्र की खूबी की है। हम उस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर, विश्व के अंदर भी इस चीज की व्याख्या होती है, बखान किए जाते हैं। ऐसा भी हुआ कि नारनानी लुकू में से कुछ लोग हैं जो इस तरफ से भी आदर्श की तरफ थे, उनको वापस लुकू में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। आदर्श लुकू के अंदर नारनानी लुकू को पूरा शिफ्ट किया गया और वहां से दूरी बढ़ी उनके मुख्यालय की। और आदर्श लुकू के अंदर चंद वोट थे, हरजियाणी गोदारों की ढाणी से एक रेन्यू विलेज आदर्श लुकू का बनाया गया, जो गोकलसर से बनाया गया, और गोकलसर को पूरा मिस्री बेरी के अंदर नई ग्राम पंचायत में शिफ्ट किया। वो चलो नई ग्राम पंचायत बन रही थी, कर दिया, लेकिन उसमें से अगर हम कुछ वोट रोक कर जो आदर्श लुकू के हैं उनको लुकू में लाते हैं, और लुकू के कुछ वोट जो हमसे खफा हो चुके हैं, क्या पता हमको मत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता हम हार जाएंगे, इस सोच के साथ में लोकतंत्र की हत्या करते हुए हम आदर्श लुकू में डाल देते हैं। तो ये सही है कि ये होना चाहिए पंचायत पुनर्गठन? सरकार की मंशा मुझे नहीं लगता था कि ये थी। ऐसे भी आपके यहाँ के किसी प्रतिनिधि ने सपोर्ट किया होगा, डिजायर भेजे होगी। अब मैं किसी का नाम मेरे मुंह से नहीं लेना चाहता, मैं जो वास्तविकता है उससे रूबरू करवा रहा हूं कि पंचायत पुनर्गठन की जो सरकार की मंशा थी, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति विशेष जनप्रतिनिधि की हो सकती तो एक अलग बात है, हार से कोई डरता है, आप निकाल कर नहीं जीत सकते, राजनीति में आप काम करके जीत सकते हैं। हेमाराम जी को देखो, उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायत पुनर्गठन के अंदर वो पंचायतें बनाई जहां से उनको मत नहीं मिलता। उदाहरण के लिए मैंने कहा कुम्हारों की ढाणी देखो, एक वोट नहीं मिलता, लेकिन हेमाराम जी ने कभी भी इस चीज को, हम लोग भी उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, एक ही चीज सिखाई हमको कि आप लोगों के दिल में जगह बनाए, लोग आपको चाहने लगे। आप लोगों को फेंकने का काम करोगे तो दूरियां बढ़ेगी। ऐसा बहुत, ये हेमाराम जी की सोच है। हेमाराम जी ने कभी किसी के प्रति इस तरीके की सोच नहीं रखी कि वो मुझे मत नहीं देता तो मैं उसको निकाल दूं। हेमाराम जी ने ये सोच रखी वो मत मुझे क्यों नहीं देता, कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी, मैं उसको सुधार करूंगा और अगली बार वो मेरे को मत देगा। ये सोच लोकतंत्र की होनी चाहिए। आप लोगों के काम कीजिए, लोगों के दिल में बसी, क्या मजाल आपको कोई हरा दे, क्या बात कर रहे हो। मैं तो जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूँ और उन जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहता हूँ जो डरते हैं हार और जीत से, उनको डरना नहीं चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए।
लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। आप गांव से बाहर निकाल कर और गांव में दूसरे गांव के लाके कितने दिन जीतोगे? ऐसा कर दिया। कितने दिन जीतोगे? ये हुआ ना लोगों के अंदर, अच्छा। कितने दिन जीतोगे आप बताओ मेरे को? आप जीत इस तरीके से हासिल नहीं कर सकते। कल इनमें से कोई खफा हो गया तो उनको कहां निकालोगे? आप काम करें, आप लोगों का दिल जीते, आप लोगों की सेवा करें, आप सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। मैंने देखा थोड़े दिन पहले की बात थी, कलेक्ट्रेट मीटिंग के अंदर एक जनप्रतिनिधि इसलिए चिल्लाते हैं कि मुझे नाडी का पेमेंट नहीं मिला। मैंने ये वीडियो देखा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे चलो उनको मिला कि ना मिला वो उनका मैटर था, मुझे उसकी जानकारी नहीं है वास्तविकता में। मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को आज तक, हेमाराम जी इसमें अपवाद है, हेमाराम जी, कुछ लोग ये कहते थे कि ये विपक्ष में रहे नहीं। मैंने एक नेताजी, एक मंत्री जी का भी बयान सुना था, इनको विपक्ष की भूमिका सीखनी चाहिए। हेमाराम जी राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता रहे, जो विपक्ष की बखूबी से भूमिका अदा करता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जो शख्स राजस्थान के अंदर पूरे विपक्ष की भूमिका निभाता है और प्रतिपक्ष का नेता होता है, क्या उसे विपक्ष की भूमिका सीखनी चाहिए? जिसने अपने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सरकार से वो सवाल पूछे थे कि पुलिस आम व्यक्ति को गोली मारने के लिए या उसकी सेवा करने के लिए? मैं उस नेता की शरण में का एक कार्य करता हूं जिसकी ये सोच थी। मैं आपको बता रहा था, मैंने आज तक जनप्रतिनिधि को कलेक्टर और मंत्री जी के सामने ये कहते हुए नहीं सुना कि साहब उस किसान को डीपी नहीं मिली, उसका नंबर 16 नंबर पर था और 21 नंबर वाले की डीपी लगी हुई है, उस किसान के डीपी लगाओ नहीं तो रबी का फसल कैसे लेगा। मैंने नहीं सुनी। आपने कहीं भगवान राम जी किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से सुनी हुई तो बताओ। नहीं, गुरलिया साहब गए थे, आसूराम जी सरपंच लुकू वाले गए थे, मुझे जानकारी वो कह रहे थे कि वो तो बीजेपी के थे, हेमाराम जी कांग्रेस के थे, तो उनके काम नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने बाद में कहा वो कांग्रेस के तरफ। अगर हेमाराम जी कांग्रेस के थे, काम नहीं हुए तो नाडी कैसे बनी? नहीं, वो कह रहे हमारे नहीं, प्रपोजल नहीं, टेंडर तो नहीं गई था ना, नाडी कैसे बनी? टेंडर हमारा। एक मिनट, नाडी कैसे बनी? नाडी तो पंचायत के तहत ही बनी है, काम के तहत ही बनी है। अगर वो कांग्रेस का था, कांग्रेस के राज में थे, आप उठा के देख लीजिए 4 साल के अंदर कितने काम उन्होंने करवाए लुकू। अगर हेमाराम जी कांग्रेस के थे तो उन्होंने एक अंबेडकर स्कूल के अंदर खेलकूद का मैदान कहाँ से बना दिया? ठीक है, ट्यूबवेलें कहाँ से बना दी? उन्होंने ट्यूबवेलें बनाई। एक मैदान जाके देखिए आप, शानदार मैदान बनाया हुआ अम्बेडकर स्कूल में जाके, ये कांग्रेस राज में बनाया हुआ, देखिए आप वहां जाके कितना शानदार बना हुआ है। तो ये कांग्रेस के राज में हुआ। इन्होंने ट्यूबवेलें दी है, स्कूलों में दी है, ये कांग्रेस के राज में दी है, सामान्य कोटे से दी है। कैसे काम नहीं हुआ? आप कैसे कह सकते हो काम नहीं हुआ? नरेगा का कौन सा काम नहीं हुआ? ग्रेवल का काम हुआ है। लुकू के अंदर जो पंचायत स्तर के काम होते हैं वो उन्होंने 4 साल में करवाया सर। आप कैसे कह सकते हो कांग्रेस राज के अंदर काम होते ही नहीं? नहीं, उनका ऐसा विचार था, उन्होंने ऐसा एक बार स्टेटमेंट में कहा कि जो काम राजस्थान सरकार सब ग्राम पंचायतों के लिए देते हैं, सामान्य बजट तो सबके लिए समान आता है, कहने की बात है, वो समान आता है। हमारे आए पैसे खूब सरकार के, इन्होंने हमारे को क्या कि बाकी वालों को तो दिए, लेकिन हमारे यहाँ के गुल्ले सब हमारे काम नहीं रोक, हमारे पैसे नहीं रोके, हमारे रोक दिए क्योंकि हम बीजेपी के थे। नहीं, ऐसा कोई मैंने नहीं सुना साहब। बीजेपी के तो खूब सारे जनप्रतिनिधि थे। एक जिनका नाम आप ले रहे हो शायद वो एक सिंगल ही थोड़ी थे, सरपंच तो और भी जीते हुए थे ना। आप पूछो कहीं से, मुझे तो ये आपने जानकारी में दिया, मेरे तो जानकारी में ये चीज नहीं। पैसे रोक, हेमाराम जी तो हर व्यक्ति का काम करते हैं साहब, वो पैसे रोकने की तो राजनीति ही नहीं करते। उनकी तो राजनीति आम लोगों के लिए इस उम्र के अंदर 75 साल 76 साल की उम्र के अंदर भी वो शख्स हर शख्स के साथ खड़ा दिखता है जहां अन्याय होता है। इससे बड़ी बात भगवान राम जी क्या होगी? और उससे बड़ी बात, बेटी उनकी सुनीता जी चौधरी, वो पिता के साथ साया के रूप के अंदर काम कर रही और अपने जीवन का अनमोल समय में से वो सारा समय अपने पिता के साथ रहते हुए, पिता की सेवा करते हुए और तट पर खड़ी है। और आप देख सकते हैं ये उदाहरण है आज की महिलाओं के लिए भी उदाहरण है। सुनीता जी ने एक महिलाओं के लिए भी उदाहरण तय किया ना कि बेटे बेटियां कम नहीं होती, बेटी होना गर्व की बात है। आज हेमाराम जी को पूरा समय देती है, ये भी अपने आप में बड़ी। लोग इसको किस रूप से देखते हैं? कोई राजनीतिक रूप से देखता है। सुनीता जी के तो महिलाओं के, उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आप बताओ मुझे। सुनीता चौधरी जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है कि एक बेटा बेटी कोई भी माता और पिता की सेवा कर सकता है। ये बहुत बड़ा लेसन दिया आने वाली पीढ़ी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको हेमाराम जी ने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर की मीटिंग के अंदर अपना पैसा आया कि नहीं आया उसके बजाय भी
आम व्यक्ति की समस्याओं को भी उठाना चाहिए भगवान जी, मेरी सोच कि भाई कम से कम बिजली का डिपार्टमेंट प्रायोरिटी से जो नंबर आते हैं उस हिसाब से डिपियों का वितरण करें, ताकि आम किसान तक रबी की फसल ले सके। उसके ऊपर जो पैसा है, जिस पैसे को ऊपर करके वो ट्यूबवेल बनाते हैं, वो कर्ज उतार सके। बाढ़ भी मिलती है तो बाढ़ का पैसा कई बार किसान को पूरा नहीं मिल पाता है या पूरी, तो उसमें भी जनप्रतिनिधि उसकी हेल्प करे। उसमें क्यों नहीं करते? नहीं करते। मुझे तो नहीं देखा, कभी देखा कोई जनप्रतिनिधि वहां जाके रोया है कि साहब इसने बाढ़ के लिए अप्लाई किया है और बाढ़ के सारे पैसे इस बेचारे के आए नहीं, इसकी बाढ़ नहीं हुई। कारण क्या है? मुझे इस कारण को समझ में नहीं आया। नहीं करते प्रतिनिधि। आप बताओ, किसी ने आज तक कलेक्टर मीटिंग के अंदर मंत्री जी के सामने ये कहा हो साहब किसान की डीपी टाइम पर नहीं आती है, किसान को जो बाढ़ का पैसा मिलता है वो सही रूप से सब तक तो पहुंची नहीं है योजना। कभी सरपंच, कोई भी सरपंच ने आज तक कभी कहा है किसान को जाके कि एक बाढ़ का पैसा आता, वो भी आपने क्यों नहीं कहा? साहब आप टाके ही टाके लो, बाढ़ भी तो दो ना। कई चीजें हैं। बाढ़ नहीं देते लोग सब। भाई मैंने देखा नहीं ना, आप देखो टाकों की बाढ़ अलग है और जो तारबंदी का एक हाँ, अलग किसान वो अलग है। हाँ, नहीं उसके तहत मैंने नहीं। आप बताओ किस जनप्रतिनिधि ने आज तक भरी सभा के अंदर, चाहे मंत्री हो, लाल सिंह जी कटारिया तब उन्होंने ऐसे एक स्कीम निकाली थी किसानों के लिए, वो अलग से देते थे पैसे। वो देते थे, लेकिन उसकी पैरवी किस जनप्रतिनिधि ने की? कौन सी मीटिंग में? आपने कलेक्टर मीटिंग में मंत्री जी बैठे हुए ये तो जरूर सुना होगा साहब मुझे पैसे नहीं आए, पर ये सुना कि इस किसान को मेरे गांव को टाइम पर डीपी नहीं मिली, इस किसान को खेत की बाढ़ करने के लिए जो पैसा आता है, अनुदान आता है, वो प्रॉपर रूप से हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। कृषि अधिकारी कहीं ना कहीं इस चीज को गोलमोल करने की कोशिश करते हैं। भगवान राम जी, कृषि अधिकारी अगर चाहे, जनप्रतिनिधि अगर कृषि अधिकारी को इस बात का दबाव डालाए कि आपको हर व्यक्ति को ये योजना तक पहुंचना है और आपको लाभ दिलाना है मेरे क्षेत्र में, ये होना चाहिए ना सर, है या गलत का? मेरे शायद आज यहाँ के जो प्रतिनिधि, रेगिस्तान के प्रतिनिधियों को पता नहीं कि ये अलग से पैसे आते हैं, उनको तो क्या है कि अपना टेंडर काम होता है उसका हाँ, मैं देखो, मैं ब्लेम किसी पर नहीं करता, हर व्यक्ति अच्छा है, मैं बुराई नहीं करता। मैं वास्तविक तो मुझे दर्द इस बात का होता है जब जनप्रतिनिधि अपने पैसे के लिए कलेक्टर साहब के सामने चिल्लाते हैं और भाई इनके सामने चिल्लाते हैं, मंत्री जी के सामने भी फरियाद रखते हैं कि साहब मेरे पैसे नहीं आए, वो ये नहीं दे रहा। तो आप इनके लिए भी तो उम्मीद करो ना यार, ये आपके वोटर हैं, आप उस गांव के जनप्रतिनिधि हो, आपका फर्ज बनता है कि हर व्यक्ति की आप योजना पहुंचाएं, हर व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से, चाहे वो मत दे चाहे मत दे। ये सोच होनी चाहिए। मेरी सोच है, आपने कहीं देखा तो बता दीजिए मेरे को। आपकी बार क्या स्थिति लग रहा है? आपकी बार पिछली बार 10 सालों से लुक्खू में भाजपा का गढ़ रहा है। नहीं, मोटाराम जी 10 साल से मोटाराम जी तो 10 साल मोटाराम जी भाजपा के थे। मैं आपको एक बता दूं, और मोटाराम जी भाजपा के थे। ये शायद जब वो चुनाव लड़े थे उस टाइम उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं भाजपा से था। सरपंच का कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरपंच कोई पार्टी का हाँ, वो तो मोटाराम जी नहीं थे। मोटाराम जी को हमने भी वोट दिए थे, हमने भी जिताया था, मेरे पिताजी उनके साथ थे मतों में और हम विजय हासिल की थी। और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मैं भाजपा के तौर से चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं ग्राम पंचायत की सेवा करना चाहता हूँ। हमने मोटाराम जी को वोट दिए। अच्छा आदमी थे मोटाराम जी ने जो हुआ अच्छा काम किया, काम तो सब अच्छा ही करते हैं साहब, मैं बुराई तो किसी करता ही नहीं साहब। मैं इनको भी कहता, इन्होंने भी 4 साल में जो इनसे हुआ तो अच्छा ही करने की कोशिश की होगी। एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आती, भाजपा का एक तरफा वोट रहता है, कभी क्या ऐसे बराबर रहता है? कांटा कैसे स्थिति कैसे? कैसे सरपंच पंचायत राज में स्थिति कैसे रहती? लुकू में क्या स्थिति? लुक्कू के अंदर वर्तमान में जो व्यक्ति वोट देता है, पार्टियों पंचायत समिति स्तर पर हो सकता है पार्टी के अनुसार वोट पड़े या मत पड़े, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी चीजें नहीं होती अभी तक। इस लोगों को पता चल जाता है सरपंच को किसका नजदीक आदमी है, हेमाराम जी का है या फिर एलआर साहब के नजदीक है, तो फिर उस हिसाब से काम तो हाँ, थोड़ा बहुत इसका फर्क तो पड़ता है, समझ जाते हैं लोग किस बिल्कुल सर, भाजपा है कांग्रेस। हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन सरपंच स्तर पर पार्टी सिंबल नहीं। वो तो मुझे आपको तो जानकारी है ही साहब, लोग सब जानते हैं, लेकिन पता तो चल जाता है अनुमान। हाँ, अनुमानित चल जाता है। 90% तक ऐसा होता नहीं। जैसे हमारे पूर्व में चुनाव हुए सरपंचों कई बार हुए, तो ऐसा कोई सब लोग वोट देते थे। मगाराम जी 1400 वोटों से जीते थे, तो उसमें बीजेपी के वोट भी थे ना, वो तो सिर्फ कांग्रेस के तो थे नहीं, ठीक है ना। और मोटाराम जी भी जीते थे, तो उसमें बीजेपी के वोट भी मिले, कांग्रेस भी मिले। सरपंच स्तर पर आज तक तो हुआ नहीं, भविष्य में क्या होगा इसका मैं कह नहीं सकता। अब की बार लुकू में कितने ग्राम पंचायत बन गए? लुकू के अंदर साहब एक मिश्री बेरी बनी है, ग्राम पंचायत एक ही बनी। हाँ, ग्राम पंचायत एक ही बनी है, मिश्री बेरी लुकू से। उसको दोरीमना पंचायत समिति में रखा गया है। मिश्री बेरी को दोरीमना रख दिया? हाँ, सुनने में ऐसा है, मैंने एक जो लिस्ट देखी थी, जो आपने भी देखी होगी, उसमें दोरीमना में दोरीमना लुकू जो जिसकी सीमा
तो रिमना पंचायत समिति से बहुत नजदीक लगती है, हम आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। और जिसको ये सुनने में आ रहा कि मांगता पंचायत समिति में शिफ्ट किया गया। मैंने तो सुना है ऐसा कि लुकू वाले लोग चाहते हैं कि मांगता ग्राम पंचायत समिति बनाई जाए। नहीं, लुक्कू वाले लोग चाहते हैं, मैंने ऐसा नहीं सुना। मैं लुक्कू से आता हूँ, पर मैंने ना ऐसा कोई सर्वे देखा, ना मैंने ऐसा कोई, आप पोलिंग जो एग्जिट पोल टाइप में आप निकालते हो, ऐसा कोई सर्वे भी मैंने नहीं देखा। और आपत्ति तो बहुत सारी है कलेक्टर के पास। लोग आपत्तियां तो लगती है लुकू साहब। वाले और कुछ लोग मांगता में कह रहे हैं, मांगता में नहीं जाना चाहते। मांगता में तो अब साहब हम कैसे जाए, आप बताइए। हमारी दूरी कितनी है? तो पुनर्गठन का नियम क्या है? दूरी कम होनी चाहिए। दूरी कम करने के लिए तो ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर समिति के और जिला परिषद के चुनाव इसलिए तो पुनर्गठन करवाया जाता है कि दूरियां कम हो। हमारी दूरी तो आधा किलोमीटर की। सरकार क्या करती है? सरकार की क्या मंशा हो, तो कुछ भी कर सकती है। पर ये क्या बोलते हैं इसको, आज की रोहिलापुर रोहिलापुर धोरीना पंचायत समिति में हम रोहिलापुर की गोद में बैठे हैं, जो मांगता पंचायत समिति में, आप बताइए कैसे? लुकू पहला है कि रोहिलापुर पहला है? भाई लुक्कू पहले आएगा, तो लुकू वाले जाएगा मांगता जाएंगे, और ये रोहिला हमसे पीछे, हम रोहिला की गोद में बैठे हैं। और रोहिला वाले धोरीना में आएगा। रोहिला धोरीना पंचायत समिति में आ रहा है। मिश्री बेरी हमारे साइड में बैठी है, हमारे गांव, हमारे खेत मिश्री बेरी से जुड़े हुए हैं, वो धोरीना पंचायत समिति में, हम मांगता पंचायत समिति में। तो मैं कह रहा हूँ ना, स्थिरता क्या रही आपकी? आपकी सोच अगर ये कि आप उन मतों को यहाँ मत नहीं देने दोगे जो मत मुझको नहीं देते, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? ऐसे देखते हैं, वो लिस्ट निकाल के देखते हैं किस किस ने कहाँ बूथ पे वही हुआ ना साहब। जिस रेन्यू विलेज का हेडक्वार्टर लुक्कू में, उसको आपने इसलिए दूसरे गांव में डाल दिया जो नया भी नहीं बना। नया बनता तो कोई बात नहीं, इसलिए उस गांव में डाल दिया। क्या पता 100 वोट से मैं हार जाऊं। ये डर है, ये डर नहीं होना चाहिए। आदमी जनप्रतिनिधि को डर के नहीं रहना चाहिए। हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू होते रहते, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। ये डर पैदा हो गया, ये डर उनको लग गया कि मैं हार जाऊंगा। डर किस बात का? जब आपने सच्चाई और ईमानदारी से 5 साल अगर गांव को दिए, तो आप क्यों डरते हो? आप चुनाव जीतोगे। और आपने कहीं खोट रखा है तो जनता आपको जवाब देगी। एक व्यक्ति से तो ना कोई जीत सकता है, ना कोई हार सकता है। जनता जनार्दन, जनता माई बाप। हेमाराम जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया, और किसी भी अपने पार्टी के सरपंच को ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने एक, आप दिल जीतो, वोट मिल जाएंगे, निकाल निकाल के आप नहीं जीत पाओगे। ये जो चीजें है ना, एक शायर ने कहा था कि प्यादों के चाल से राजा नहीं मरते। इनको समझनी चाहिए। तो ये चाहते क्या है? ये क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि मेरे को जो मत देता है और जो मुझे ही मत दे, वो ही इस गांव में रहना चाहिए। नहीं, ऐसा तो फिर केवल कोई आदमी दूसरा भी, किसी को पता नहीं था भजनलाल जी मुख्यमंत्री कल को दूसरे ये लोकतंत्र की खूबी है। भगवान राम जी, मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, पर ये लोकतंत्र की खूबी है कि हिंदुस्तान का कोई भी आम व्यक्ति कभी कुछ भी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो ये लोकतंत्र के तहत हुआ है। आप इसको भाजपा के तहत ना माने, इसको लोकतंत्र के तहत मांगे। वो विधायक था, उसको बढ़ा दिया। हाँ, ऐसा मैंने समझे नहीं समझे? हाँ, मैंने फागली पिछली बार सुना, प्रधान में यहाँ एक लड़का पढ़ता था, और वहां पे पद्माराम जी एमएलए साहब, मैं पार्टी पद्माराम जी अपनी विशेष पत्नी को बनवाना चाहते थे, लेकिन वो एक लड़का खड़ा हुआ, उसको सीधा प्रधान बन गया। ये तो फिर देखो, आप वो जो संजोग की बात है। हाँ, तो ऐसे आप अगर प्रीपेड प्लान करते हो राजनीति में, लोग समझ रहे ना कि मैं वो क्षेत्र रखूंगा जिस क्षेत्र से मैं जीतूं, ये लोकतंत्र की हत्या में आता है। आप एक खूबसूरत देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, जो नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति समझते सब ऐसा। आप निकाल के लाख के कितने दिन जीतोगे? चलो 5 साल जीत जाओ, फिर वो नाराज हो गए तो 5 साल जीतने नहीं, ऐसे तो जीत पाओगे। आप कैसे जीत पाओगे? मेरी समझ से बात, काम करो, दिल जीतो ना लोगों का। इन हालातों को देखता हूं तो दुष्यंत कुमार के 4 शब्द याद आते हैं मेरे को, कि खंडहर बचे हुए हैं जी, इमारत नहीं रही जी, कैसी मसाले लेकर चले फिरंगी में आज, जो रोशनी सलामत थी वो अब सलामत नहीं रही। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, पर अब रो रो कर कहने की मेरी आदत नहीं रही। मुझे मालूम नहीं था, अब मालूम चला कि अब इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, और गुड़ामालानी विधानसभा के विधायक और मंत्री जी हेमाराम जी ने कभी इस तरीके की सोच को अपने अंदर पैदा ही नहीं होने दी। राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव दिसंबर या जनवरी के बीच में होने हैं, और अभी राजस्थान के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है या पंचायत राज के या जिला परिषद के जितने भी जो प्रतिनिधि होंगे आपके, वो उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी है।
और उसमें आपके एक सेवा के लिए या प्रतिनिधि के तौर पर धोरीमिडा पंचायत समिति के अब नहीं रहे और रमेश जी मांगता पंचायत समिति के, रमेश जी इस बार लग रहा है और लोगों में ऐसी भावना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं कई लोगों से पूछता रहता हूं कि आपके इस बार कौन सरपंच होगा या कौन डेलीगेट होगा, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि पांचाराम जी गुजारा साहब बाड़मेर के बहुत बड़े गुरु रहे या बाड़मेर के प्राचार्य रहे राजकीय महाविद्यालय पीजी के, तो उनके रमेश जी चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे तो वो सेवा करेंगे, ऐसे कई लोग सुनते हैं। मेरे साथ में रमेश जी गुजारा साहब। रमेश जी इस बार आपका क्या विचार है? मेरा तो साहब ठेठ से एक ही विचार है, हम्म, जनता की सेवा करना और जनता के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहना। जो काम हेमाराम जी और सुनीता जी की एज ए कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे कहेंगे वो मैं करता और करता रहूंगा। सेवा करना ही मूल धर्म है, मूल लक्ष्य। कई सरपंच के या फिर उनके प्रतिनिधि होते हैं तो सरकार जीतती है, जैसे हमारा हम जीत गए तो बीजेपी को तो कांग्रेस का चले जाते हैं कांग्रेस के होते हैं तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। हम हेमाराम जी से इतने प्रभावित हैं। हाँ पहली बात तो कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रभावित है, ठीक है। और हेमाराम जी का जो कार्यकाल मैंने देखे जब मैं सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था, तो उनकी खूबियों को जो मैंने देखा मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनकी सोच, उनकी खूबियाँ, उनके काम करने का स्टाइल, सादगी, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम, और आज भी जहां तक उनको पता चलता है किसी के घर में कोई अनहोनी होती है या कुछ भी होता है तो उसका दुख और दर्द बांटने के लिए हेमाराम जी आज भी लोगों के बीच में रहते हैं इस उम्र के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जिनको जनता से लगाव हो जाता है। हेमाराम जी को बूढ़ा मालानी के हर व्यक्ति से, हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से दिल से इतना लगा हुआ है कि वह उनके दुख और सुख में जहां तक कोशिश होती है 100% आने का कार्य करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि भगवान राम जी, हम तो बहुत क्या बताऊं मैं आपको, आप देख लो कहीं हो तो। बात लोग करते हैं। अब बार तो लुकू मैन वगैरह काम तो इन्होंने भी ठीक करवाया मंत्री जी ने। लुखू में अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ अच्छा। जो वर्तमान मंत्री जी ने करवाया। एक स्कूल के अंदर मेरी जानकारी में आया, एक उन्होंने पत्र लगवाए थे अभी, वो काम इन्होंने किया था, टिन सेट सर जिसको बोलते हैं। वो कार्य जरूर मैंने लुकू में मंत्री जी बनने के बाद देखा। जो चीज वास्तविकता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। काम तो हो गया। वो टिन शेड बनाया है लुकू की स्कूल के अंदर, तैयार हो गया। मैं जो वास्तविक चीज है उसमें कोई निसंकोच कहता हूँ। राजनीति में पारदर्शिता का ही का खेल है साहब। बाकी लुकू के अंदर तो विकास हेमाराम जी नहीं करवाया आज तक। आपको जानकारी नहीं होगी, लुकू के अंदर पहले रोयले के अंदर जीएस था, लुकू के अंदर जीएसएस भी हेमाराम जी ने दिया था, बनवाया था। बिल्कुल सर, लुकू के अंदर जीएसएस हेमाराम जी ने बनाया। रोड जो जाती है नौखड़ा, जो अभी नई रोड बनी, हाँ, ये रोड है, ये भी कांग्रेस सरकार की देन थी। कांग्रेस वो पार्टी जो हर व्यक्ति के साथ खड़ी, हर दुख दर्द में खड़ी। उसकी सोच राज करना नहीं था। हेमाराम जी ने राज नहीं किया, काज और काम किया, तब लोग उनके दीवाने। आप राज मत करो, आप काम और काज करो तो लोग आपके दीवाने बने। हेमाराम जी ने कभी भी अपने आप को ऊपर मंत्री पद को भी नहीं होने दिया। हम तो छोटे कार्यकर्ता, हमारा भी इतना रखते हैं। उनकी सोच बहुत बड़ी है साहब, हेमाराम जी की सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने कभी भी संकीर्ण सोच के साथ राजनीति नहीं की। और अभी जो वर्तमान में राजनीति में देख रहा हूँ जिस स्तर की इन छोटे जनप्रतिनिधियों की, अब मंत्री जी का तो क्या है साहब, वो तो बड़े है, उनको अभी तक तो 12 महीने मिले हैं। 12 महीने में वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, देखो वो क्या करते हैं, उनका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो छोटे जनप्रतिनिधि है उनकी सोच तो दुष्यंत कुमार की उन 4 लाइनों की तरह हो गई है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमी भी नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमी भी नहीं है। और कमाल तो ये है, तुम्हें अभी भी यकीन भी नहीं है कि मेरे नीचे जमीन है कि नहीं। वो स्थितियां हो गई जनप्रतिनिधियों की। आप नहीं इतना नहीं, मैं वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ। डर नहीं है तो निकालते क्यों? अच्छा, डर नहीं है तो निकालते क्यों? निकाल सोच देखो, अभी धोरीमिडा पंचायत समिति के अंदर एक और पंचायत समिति का पुनर्गठन के अंदर प्रस्ताव भेजा गया है जिसको मांगता के नाम से जाना था। अनुमोदना हो गई, अनुमोदना हो गई। अब पूर्व में मंत्री जी ने, जो वर्तमान मंत्री जी है, उनका स्टेटमेंट भी था कि मैं इसको पंचायत समिति बना दूंगा, उनका राज बना सकता है। अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड जो चीज चल रही है,
वहां के जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव हैं, कांग्रेस विचारधारा से आते हैं, अच्छा। कांग्रेस की रीति और नीति को से बखूबी वाकूब है। अच्छा। और हेमाराम जी को, सुनीता जी को वो अपना आदर्श और लीडर मानते हैं। ये वो क्षेत्र है, वहां से तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये मान के चलिए आप भगवान आराम जी। क्या बात करते हैं? मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये के साहब को भी पता है, वो तो अच्छे जानकार हैं, उनको तो इस चीज का नॉलेज है कि जिस बेल्ट के अंदर 30-40 हजार जब मतगणना होती है, मैं पीछे रहता हूँ, वहां बीजेपी का कहां से खाता खुल जाएगा। अब उन्होंने किस सोच के साथ बनाई उसका तो मैं नहीं कह सकता, क्या कारण था, मांगता क्यों बनाई, उनकी सोच होगी या उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा, या उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी जानकारी तो मेरे को है ही नहीं। लेकिन ये आप मान के चलो, मांगता पंचायत समिति में हेमाराम जी के हजारों कार्यकर्ता है, और हेमाराम जी ने लाखों काम करवाए, और लाखों लोग हेमाराम जी और सुनीता जी के दीवाने। मैंने एक बार सुना, आप बुरा मत मानना, ये जो मांगता पंचायत समिति बनवाई, क्यों इधर क्या विष्णुओं का जाटों का वोट पड़ता है ज्यादा, तो क्या भाजपा का बोल्ट बनता नहीं, तो आपके लूखू वाले सरपंच साहब चाहते हैं कि उधर हो जाए, लूक मांगता बन जाए, तो हमारा उधर फायदा हो एक जाए। शब्द का हाँ कि एक व्यक्ति हाँ जिसका भी आपने नाम लिया, क्या नाम लिया उस सरपंच साहब? हाँ, आसूराम जी हाँ, बोले सर। आसूराम जी, सॉरी मैं जी भूल गया। जी। एक व्यक्ति के कहने से अगर कोई नेता काम करता है तो क्या वो लोकतंत्र के साथ न्याय होगा? मात्र एक व्यक्ति के कहने से, जैसा कि आपने मेरी जानकारी में डाला कि वो सरपंच साहब आसूराम जी के कहने से मांगता पंचायत समिति बना दी, वहाँ कितने लोग हैं, कितने जनप्रतिनिधि, उनकी राय भी तो लेनी चाहिए। लोकतंत्र का काम क्या है? सबका भला हो, लोकतंत्र की परिभाषा ये लोगों के लिए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मंत्री जी जैसे समझदार आदमी एक व्यक्ति के कहने से पंचायत समिति बना रहे, तो लोकतंत्र की तो हत्या शुरुआत में ही होगी। लोकतंत्र की हत्या तो मैं कहता हूं, जैसे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैं हेमाराम जी को कहूं साहब मेरे लिए बना दो, तो हेमाराम जी तो मेरे को ये पूछेंगे ना वहां कितने लोग हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या, कहीं मैं उनके साथ तुम्हारे लिए अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। ये होता है लोकतंत्र, इसको लोकतंत्र कहते हैं। एक व्यक्ति के लिए अगर ऐसी बनी है, मुझे नहीं लगता बनाएंगे, क्यों मंत्री जी के साथ तो समझदार आदमी, किसी एक व्यक्ति के कहने से तो बनाएंगे नहीं। हो सकता है ये कोई मीडिया की और कोई वाह वही लूटने के लिए किसी ने चला दी होगी तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि के साहब जितने समझदार व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के कहने से पंचायत समिति बना दी। वो तो सब लोगों को, मेरा जहां तक सोच है वो अच्छा, उनकी जानकारी तो बहुत अच्छी है, तो सबसे सलाह लेके काम करेंगे, जहां तक मेरी सोच है। और अगर उन्होंने ऐसा किया है, किसी एक व्यक्ति के कहने से पंचायत समिति बनाई है, तो लोकतंत्र की हत्या तो शुरुआत में होगी। आप क्या विश्वास रखते हो इस सरकार से, उस पंचायत के पुनर्गठन से, कि हमारे साथ न्याय होगा? इस तरीके से तो मुझे लगता है कि हमें मतदान भी सही तरीके से नहीं करने दिया जाएगा अगर ऐसी सोच के साथ। कैसे मतदान कैसे करना है? तो आप कह रहे हो एक व्यक्ति के कहने से ही हो गया, कल वो व्यक्ति कह देगा साहब इसके वोट तो पेटी में पड़ने ही नहीं चाहिए, रोक लो, राज मेरा ही है, तो क्या वो मत दे पाएगा? यही हुआ ना, अगर एक व्यक्ति के कहने से हुआ तो यही हुआ। ऐसा होता है कभी भाई? ऐसा कभी सुना आपने? मैं 7-8 साल की राजनीति, फर्जी वोट पड़ता है कभी? नहीं मैंने नहीं सुना। देखो 7-8 साल की राजनीति से कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और हेमाराम जी का। मैंने कभी हेमाराम जी के मुंह से ये नहीं सुना कि फर्जी मत दे दो या उसका वोट दे दो या गलत करो। ना, हमेशा कहा भाई सही करना है तुम्हारा। और विशेषकर छात्रों को हेमाराम जी का ये रहता है कि तुम कोई भी ऐसा फर्जी वोट मत डालना, अभी तुम्हारा भविष्य आगे, तुम्हारे कल कोई केस हो गया तो नौकरियां कैसी लगेगी। वो तो वो सोचते हैं, उनको पता है जीत तो लोगों के दिल में रहता है, जीत जाएंगे। मैंने कहा लोगों के काम किए तब जीत जाएंगे ना। वो अपनी राजनीति के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हमारा, मेरी ये सोच है। तब वो हम लोग उनको पसंद करते हैं। हम नहीं, पूरा घोड़ा माला नहीं, 80% लोग उनको पसंद करते हैं। वो सबका सोचते हैं। कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण ने ये कहा था गीता के अंदर, मैं उसको मिलूंगा जो मेरे को चाहता है लेकिन मेरे साथ सभी लोगों को, पड़ोसियों को, पशु पक्षियों को भी उतना प्यार करता है, उसी को ही मैं मिलूंगा। और मिला, धना जाट का खिचड़ा खाया, मीरा से मिला, मीरा ने वो भक्ति की, मीरा ने बुराई नहीं की। भगवान बुराइयों से नहीं मिलता, भगवान आराम से। भगवान आप सबका भला सोचोगे, पशु पक्षी तक तो ही आपको मिलेगा, ये मान के। अब एक बात और पूछना मुझे, लुखू इधर आएगा और मांगता उधर है, तो लुखू इधर रहना चाहिए फिर मांग? अब मेरे को सरकार की इस मंशा का मेरे भी
ये सवाल था दिमाग में काफी टाइम से। जब पुनर्गठन हम इसलिए करते हैं कि दूरियां कम हो, ये इस सोच के साथ पंचायत समिति का पुनर्गठन होता है कि मुख्यालय से दूरियों को कम किया जाए। लेकिन लुखू आधा किलोमीटर तो रिमना के पास है और 12-13 किलोमीटर मांगता दूर है। अब ये किस दृष्टिकोण से इनको सही लगा, इसकी जानकारी तो मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे नहीं न्यायोचित नहीं लगता ये। ठीक नहीं। जिस सोच के साथ पुनर्गठन सरकार की मंशा के तहत करती है ना, उस मंशा में कहीं ना कहीं ये आड़ा आता है कि दूरी मुख्य कारण होती है। दूरी बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, इस पंचायत समिति अगर बढ़ती है वहां तो लुखू के लोगों के साथ, आदर्श लुखू के लोगों के साथ कहीं ना कहीं दूरी तो बढ़ेगी साहब। अब न्याय होगा अन्याय होगा मैं नहीं आप कह समर्थन सकता। में या फिर मेरी ये सोच है, देखो मैं तो छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मेरी ये सोच, जब पंचायत की पुनर्गठन का कारण ही दूरी कम करना है और उसमें दूरी बढ़ रही है तो मैं सहमत होना नहीं। अब रही बात, मैं कह दूं ये न्यायोचित नहीं है, कल बीजेपी का कोई कह दे नहीं नहीं हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मैं उस वाद और विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं उस वाद और विवाद में नहीं जाना चाहता। लोग क्या चाहते हैं? लोग अगर पार्टी दोनों आपसे मैं ये पूछता हूँ, आप अपना घर मुख्यालय के पास चाहते हो कि दूर चाहते हैं? आप अगर दोनों पार्टियों के दोनों तरफ एक साइड में रख के अगर लोगों में अगर जाना चाहे, यहाँ दोनों तरफ अगर इस तरफ लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं हमारी दूरी कम रहे, तो निम्न पंचायत क्षेत्र में हम रहे, नजदीकी है, बिजली घर की सुविधा नजदीक है, हॉस्पिटल है, थाना है, तहसील संबंधी कार्य है। वैसे तहसीलों में ये मांगता मना ठीक है कि ठीक नहीं है? अब देखो इसका तो उत्तर जो है कुछ समय बीतने के बाद ही दिया जा सकता है, अभी तो दे नहीं सकते। दूरी की दृष्टिकोण से तो सही नहीं है, बाकी भविष्य में सही रहता है या गलत रहता है ये तो भविष्य की गर्द में, आज हम उसमें नहीं कह सकते ये सही है गलत है। और आज मैं ये भी नहीं कह सकते कि इसमें फलाना प्रधान बन जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हेमाराम जी चौधरी, लग क्या रहा है? हेमाराम जी चौधरी जिसको चाहेंगे वो बनेगा। कांग्रेस का प्रधान बनेगा? अरे कांग्रेस का ही बनना है, और हेमाराम जी जिसको कह दिया, और हेमाराम जी ने गांव से उठाकर किसी को लाके खड़ा कर दिया जो कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, और कह दिया कि ये प्रधान बनेगा, तो प्रधान फाइनल है। क्या बात कर रहे हो साहब, उन्होंने दिलों में राज किया। तो फिर ये मेहनत की है, फिर इसका अब आप गलत मेहनत कर रहे हो यार, एक व्यक्ति विशेष के कहने से कर रहे हो तो उसके परिणाम सकारात्मक तो भी नहीं आते, आपको भी पता है इस चीज का। तो भाई किसी के कहने से कुछ करोगे तो वो चीजें चलनी नहीं है ना। आप मैंने क्या कहा था, फिजिक्स की थ्योरी है, सामान उठाने में जोर आता है सिरकाने में नहीं। तो बीजेपी सिरकाने का काम कर रही है, उठाने का नहीं कर रही जी। आपके गोदारा साहब का इस बार 76 हमारे दोरमिना के साथ में है। हमारे दोरमिना भी पंचायत समिति नहीं हो गया, हमारा दोरमिना नगर पालिका हो गया। हम तो पंचायत समिति के इसके योग्यता नहीं रखते। गोदारा साहब की तो मिश्रिक बेरी रही है। नहीं, मैं लुकू में, आप लुकू में चले गए तो लुकू में तो फिर आप उधर हो। हाँ मैं मानता, हाँ मैं लुकू में इस बार सारे बड़े बड़े जो प्रतिनिधि थे और सेवा करना सब लुकू में सेट कैसे हो, बाकी गांव नए नए ना ना ऐसा कुछ नहीं, सब जगह है, सब जगह है। नहीं मैंने देखे लुकू बहुत सारे जो नेता वगैरह वगैरह सब लुकू में इस बार सेट हो रहे हैं। पता नहीं इधर मैंने लुकू के इधर भी हो रहा है। ना ना मिस्त्री मेरी छोड़ के जा रहे हैं कुछ लोग। अब किसी को निकाला जा रहा है और किसी को डाला जा रहा है। मैं इस राजनीति के खिलाफ हूँ, इस सोच के खिलाफ हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र जो पवित्र धर्म है हिंदुस्तान का, इसके साथ इस प्रकार की अगर हम खिलाफत करते हैं या बहुत ही गंभीर विषय है और इसके परिणाम आने वाले दिनों के अंदर बहुत घातक होंगे, ये आप बात मान के चलिए। और मेरा ये कहना है इस पवित्र चीज को पवित्र रहने दें, और जिस उद्देश्य से सरकार की मंशा होती है कि वास्तविकता में सही जो पुनर्गठन होना चाहिए उसे कराना चाहिए, मेरी ये मानना। रमेश जी को सेवा करने का मौका सेवा में कार्यकर्ता के रूप में ठीक पड़ेगा या फिर कोई दूसरी जगह? कार्यकर्ता के रूप में मैं दोरिमना में भी लोगों के लिए हूँ जो मेरे से काम होते हैं, मैं लुकू के हर व्यक्ति के लिए भी हूँ। और सेवा कहीं पर भी की जा सकती है, उसके लिए पद की जरूरत नहीं होती। पद एक संबोधन के लिए होता है, व्यक्ति अपने कार्यों से पूजा जाता है। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ। नहीं पद तो पद ही होता है। नहीं, पद सिर्फ संबोधन के लिए, व्यक्ति की पूजा कार्य से होती है। हम महात्मा गांधी को क्यों पूछते हैं? नहीं एक बात थोड़ा मैं ये बात लोग कहते हैं कि पैसे भगवान नहीं, भगवान से कम नहीं। मैं इसी बात को नहीं, वो दिलीप सिंह जुदेव ने कहा था जब उसको गिरफ्तार किया गया था सीबीआई के द्वारा, तब उससे एक पत्रकार ने पूछा था क्या बात है दिलीप सिंह जी आपके पास में इतने पैसे मिले? तब उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो वो उनके वर्ड थे। एक नेता और थे जिनको पकड़ा गया, तो मीडिया ने उनसे भी सवाल पूछा था क्या बात है, आप बात करते थे तरक्की की, देश प्रेम की, त्याग की, तपस्या की, क्या कारण है आपको पुलिस लेके जा रही है? अब मैं वो नहीं कहना चाहता कि वो बीजेपी का था कि कांग्रेस का था, ठीक है ना। तब उस नेता ने जो शब्द कहे, मैं उससे बड़ा विचार में आ गया। उसने कहा
त्याग तपस्या देश प्रेम से केवल हमारा इतना नाता है कि दीवारों पर लिखवाते हैं और दिवाली पर पूज जाता है। दौलत व्यक्ति का, भगवान जी, रहन सहन का तरीका बदल सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? दौलत व्यक्ति का रहन सहन का तरीका बदल सकती है, उसके विचार, उसकी सोच वो नहीं बदल सकती। उसके कर्म, जैसे ये चीजें दौलत से नहीं बदल पद है तो जैसे ग्राम पंचायत बड़ी पंचायत समिति में आदमी बना सकता है, नहीं तो फिर अब देखो आदमी साहब, सभी हाथ में हमारा रहती है। काम कि हेमाराम जी और सुनीता जी जो भी हमको कहते हैं एज ए कार्यकर्ता के रूप में, मैं अभी बहुत छोटी उम्र है, उधर से संदेश शुरुआती क्या मिला दौर है, मैं ये चाहता हूँ कि 10 साल तक मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं। उधर से संदेश क्या मिला है? मेरी सोच बता रहा हूँ। कुछ मिला होगा संदेश कार्यकर्ता को नहीं, मिला ऐसा कुछ मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं 7-8 साल हुए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ हेमाराम जी और सुनीता का एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में 7-8 साल और कार्य करूं। जिनको चाहिए पद वो ले जाए, मेरे को सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता बनना है। ऊपर से कोई सुझाव सलाह नहीं, बस हेमाराम जी से भी मेरा ये निवेदन है, और मैं कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हेमाराम जी और सुनीता जी के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे ना तो किसी की टिकट चाहिए, ना मुझे कुछ साहब तो किसी को भी। मैंने क्या ना, मांगता पंचायत समिति, दोरिमना पंचायत समिति में आप मान के चलो कांग्रेस का प्रधान बनने वाला है। याद लिख लो, आप बात लिख ले, बिल्कुल लिख लो। प्रधान लोगों में इतना रोष है, इतना दर्द है, इतनी त्राही त्राही मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि हमको तो कॉपी, प्रमाणित कॉपी तक नहीं मिल रही है। क्या कारण है, क्यों छुपा रहे हो प्रमाणित कॉपियों को आप? यार आप लोकतंत्र को जिंदा रखें। और हेमाराम जी और सुनीता जी ने जो चाह लिया वही दोरिमना का प्रधान है, और वही मालता का प्रधान है, वही पायला का प्रधान है। ये बात मान के चलो आप। गुड़ा का, गुड़ा मालानी और राम जी को मैं उस क्षेत्र में इतना कभी गया नहीं हूँ, तो बिना जानकारी के मैं कोई उत्तर भगवान राम जी नहीं देना चाहता। दोरिमना का प्रधान कांग्रेस से जीतेगा? बिल्कुल, दोरिमना पंचायत समिति का और मांगता पंचायत समिति और पायला कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी, और जीती हुई समझो आप तो। और रही बात, जिसको हेमाराम जी चुनाव लड़ाएंगे, चाहे कोई भी, वो जीत के आएगा, आप मान के चलो। लोगों का प्यार देखो आप भगवान राम जी, हेमाराम जी के प्रति। मुझे बताओ गुड़ा मालानी में वो कौन सा दिन गया जिस दिन हेमाराम जी को याद नहीं किया गया? आप बताइए मेरे को। लोग आज भी ऐसे जनप्रतिनिधि कहाँ मिलते हैं भगवान राम जी? अब तो बहुत किस्मत वाले हैं। मैं कई बार लोगों को जाता हूँ, मैंने कहता हूँ अब तो आपके काम वगैरह हो रहा होगा। अभी हमारे बिल्कुल हो रहा है, लीगल काम है हेमाराम जी। आधी रात को भी कई बार मैं महिलाओं को पूछता हूँ, मैं वालों को जाता हूँ, उससे पूछता हूँ वोट क्या काम वगैरह होगा? मैंने कहा तो आपके नेताजी वगैरह बदले तो हेमाराम जी जीविता बैठा होश नहीं। कोई इशू नहीं साहब, हेमाराम जी हर व्यक्ति का काम करते। नहीं, मैं मुझे राम जी को सुनाव के बाद में गया, अब तो मैंने कहा राजी हो गया, वोट वगैरह अभी हेमाराम जी जीविता बैठा। चलो आपकी ओर से दर्शकों को कुछ कहना चाहो तो लास्ट सवाल। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सीधा समस्त दर्शकों को, सरकार की क्या मंशा है और किस मंशा के तहत ये ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन कर रहे हैं, पंचायत समितियां नहीं बना रहे हैं। सोच तो ये होनी चाहिए कि दूरियां कम हो, दिलों की भी दूरियां कम हो और किलोमीटर की भी दूरियां कम हो। सकारात्मक सोच के साथ मैं विश्वास रखता हूं कि ये सरकार सही कार्य करे, और आम जनता और जितने भी श्रोता है और जितने भी दर्शक है, आप ये मान के चलिए कि दोरिमना, मांगता और पायला में कांग्रेस आ रही। धन्यवाद। आप सब लोग दर्शक या सब लोग मतदाता या इस क्षेत्र के तमाम प्रिय जनता जन, आप इस एपिसोड को आप सब लोगों तक पहुंचाओगे, अपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में राय लिखोगे, और सभी तक इस वीडियो को रमेश जी के विचार आप सब लोगों तक सुनने को या देखने को मिलेंगे। आप सब लोग देखना, आपकी इच्छा नीचे कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखना, और आगे हम फिर से आप नीचे आपका कोई सवाल और रमेश जी को तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम जब भी अगली बार जब पॉडकास्ट करने आएंगे तो फिर से बात करते रहेंगे। आप जिसका भी पॉडकास्ट करना है, आप नीचे नाम लिख देना, नीचे नंबर लिख देना, या आप मेरे को फोन कर देना, उनके भी विचार जानते रहेंगे। आप मिलते रहेंगे फिर एक नया पॉडकास्ट के साथ। इस वीडियो को सभी लोगों तक, सभी जनता तक, क्षेत्र की लोग उस तरफ के और मांगता पंचायत समिति के सब लोगों तक भेजना। आपके नीचे विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद।